रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हम एक नए साथी के साथ आपके बीच में फिर आ गए हैं। रेडियो मधुबन की घड़ी पे बज चुके हैं 8 और इस वक्त हमारे एक नए पुराने मेहमान के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। नए पुराने इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि हो सकता है आप आज के मेहमान से कभी मिले भी होंगे, अगर नहीं मिले हैं तो आज मिल लेंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं विनीता नायर जी को। आप जयपुर में रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आप फिलॉसफी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ एक और खासियत है, आप थिएटर भी करते हैं। दोस्तों, कई बार जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको कई फील्ड्स में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी जब ऐसी ड्रामा या फिर थिएटर ऐसी चीजें होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर भी आपने अपना मकाम हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं विनीता नायर जी से और सुनते हैं उनकी कहानी। विनीता जी, आपको रेडियो मधुबन में मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच कृष्णा दीदी। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते आपको भी, और थैंक यू, आपने आज टाइम निकाल के हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। विनीता जी, हम सबसे पहले आपकी थिएटर की स्टोरी सुनना चाहेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली आंखों की प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से ही थी, लेकिन क्योंकि ये बाय बर्थ है तो और पूरी तरह विजन उस टाइम लूज नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत अभी जितना है उससे थोड़ा ज्यादा था। एक्टिविटीज मेरी ऑलमोस्ट नॉर्मल लोगों की तरह होती थी, और बचपन में तो इवन 5-6 साल की उम्र तक ना मुझे मेरे घर वालों को भी इतना पता नहीं चल पाया कि मेरी आंखों में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है। बट जैसे स्कूल जाने लगी ना, मेरा हमेशा इंटरेस्ट आर्ट फील्ड में रहा है। तो गाना हो चाहे डांस हो, ऐसी चीजों में मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती थी हमेशा। बट क्या होता था कि कुछ तो गड़बड़ टीचर्स को लगती थी कि ये कैसे करेगी या क्या करेगी, और ये पढ़ाई में बहुत एवरेज रही। तो पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट्स को ना आर्ट फील्ड में भी गाने के लिए बुलाते नहीं थे, तो मेरे को मना कर देते थे। और इवन मैंने कभी कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई थी। तो जब ऑडिशंस होते थे, मैं क्या करती थी कि डांस के ऑडिशंस होते थे, मैं बीच पे जाके खड़ी हो जाती थी। और क्या करती थी कि वो टीचर मना करती थी कि तुम चली जाओ यहाँ से, और तुम्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे, तुमको आता नहीं है। बट मैं वहां पे से मेरी प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोड़ती नहीं थी वो एरिया। और मास्टर जी जो कि वो ले रहे होते थे ऑडिशन, वो कुछ भी बजाते थे और मैं कैसा भी नाचती थी। मास्टर जी कहते थे नहीं ये बीट्स पकड़ती है, इसको रखते हैं। ऐसे मेरी शुरुआत हुई थिएटर में। मतलब थिएटर में नहीं, स्टेज पे। बट वो स्कूल में काफी कुछ चला, डांस और गाने ही होते थे स्कूल में। तो ग्रेजुअली मैं जब कॉलेज आई तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं थिएटर करूं, बट करूं कहाँ और कैसे ये मुझे नहीं पता था। जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो ऐसे ही मस्ती मजाक में स्टूडेंट्स के साथ में एक छोटा सा स्किट किया, जो कि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का था। और गर्ल्स कॉलेज था हमारा, तो जो मेल कैरेक्टर भी हम लोग ही प्ले कर रहे थे, तो मैंने एक मेल डायरेक्टर का कैरेक्टर प्ले किया था। तो वो अप्रिशिएट किया गया, मतलब जो ऑडियंस थी उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। तो मुझे बाद में कुछ लोगों ने डायरेक्टर साहब करके बुलाना भी शुरू किया, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, ये वाली फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं फिर एमए किया। एमए के बाद में जैसे ही मौका मिला एमफिल के बाद में, तो आई जम्प्ड इनटू थिएटर। मतलब मैंने पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए तय कर लिया, और मैं वहां पहुंच गई, ऑडिशन के लिए पहुंच गई। फॉर्म तो सेलेक्ट हो गया क्योंकि नंबर मेरिट के हिसाब से ठीक ठाक थे। अब ऑडिशन के लिए पहुंच गई तो अब वही सारी बात आ गई, कैसे करोगे, क्या करोगे और कैसे एडमिशन दें आपको, ये सारी बात आ गई। बट दे कुड नॉट रिजेक्ट मी बिकॉज मेरा नंबर ना उस टाइम मेरिट में फर्स्ट पर था। तो वो मुझे केवल इस वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकते थे कि भाई अब मुझे कोई विजन की प्रॉब्लम है। तो दे सेड ओके, आप कुछ बोल के बताओ, डायलॉग ऐसे करके। तो मैंने कुछ बोला, तो फिर सिलेक्शन हो गया। क्या बोला था आपने? कुछ बना के बोल दिया था, अपनी मर्जी से ही कुछ बना के बोल दिया था कि कुछ ऐसा ही था कि
भटकती हुई धूप के सहारे जिंदा रहना मुश्किल है, ऐसा कुछ समथिंग, ऐसा 4 लाइन बोल दिया था मैंने, है ना। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ डायलॉग याद भी करके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पता था कि कोई डायलॉग बुलवाएंगे। मुझे लगा था जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेंगे, ऐसा कुछ जिंदा रहना नाम को मुमकिन है, ऐसे कुछ बना के मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन उनको लगा ठीक है और सिलेक्शन हो गया। पढ़ने लगी, अब पढ़ने तो लग गई। उन्होंने ड्रामा मुझे टीचर्स ने पढ़ाना तो शुरू कर दिया, बट हुआ क्या, मेरे को रोल नहीं देते थे। तो मुझे कहते थे आप ये बैक स्टेज का ये काम कर लो, वो काम कर लो, रोल नहीं देते थे। तो सबसे पहले मेरे एक टीचर डॉक्टर US नागर, जो उस टाइम मुझे पढ़ाते भी थे, अभी भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, और वो उन्होंने मुझे सबसे पहले और सब लोगों को कहा कि आप इनको रोल देके तो दीजिए। मतलब हम जो इनसे कहलवाना चाहते हैं, यूजुअली ये डायलॉग डिलीवरी ठीक कर लेती है, तो एक बार रोल देके देखना चाहिए। तो उनके कन्विंस करने पर मुझे पहला रोल मिला, और वो एक मलयालम प्ले था एक्चुअली। एक बंगाली राइटर है बादल सरकार, उनका एक प्ले है छोटा सा बीज करके, वो बंगाली से हिंदी ट्रांसलेट किया, और कल्चरल प्रोग्राम था कुछ जयपुर में, कल्चरल एक्टिविटी, उसके तहत वो मलयालम में रविंद्र मंच, जो जयपुर का अच्छा बड़ा मंच है, पे पहली बार मैंने जो किया वो मलयालम प्ले था। मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मलयाली हूँ, लेकिन मेरे साथ जो को एक्टर्स थे वो सभी जयपुर के ही थे, हिंदी बोलने वाले थे। तो मेरी जिम्मेदारी थी पहली बात तो उनको मलयालम में डायलॉग सिखाना। दूसरी जिम्मेदारी मुझे सर ने ये दी थी कि आपको इसका डायरेक्शन भी करना है, और वो ये रहा कि चलो डायरेक्शन भी किया, बट चीजों डायरेक्ट करने का मतलब तो आप तो तय करोगे ना पूरे स्टेज पे कौन कैसे मूवमेंट करेगा, किसकी डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी, और मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट सर का विश्वास था, और वो जो एक तामनकर जी थे उनका विश्वास था। मैंने बार बार स्टेज को देखा, समझा, उन लोगों की हेल्प से मैंने कोशिश की, डायरेक्ट किया, और इस तरह से थिएटर मैंने शुरू कर दिया। एक्सेप्टेंस हमेशा मुश्किल होती है। हम विजुअली चैलेंज जब भी कोई काम करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई क्यों ना रही हो, शुरू में शायद पढ़ाई लिखाई भी चैलेंजिंग रही होगी, लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे ही थिएटर करना भी मेरे लिए इनिशियली बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मुझे थिएटर में एक्सेप्ट कर लिया गया है। जी। तो जो पहला प्ले आपको मिला मलयालम में, आपको कुछ स्क्रिप्ट वगैरह याद है, या कौन सा रोल प्ले किया था आपने? उसमें स्क्रिप्ट फिलहाल मुझे उसके डायलॉग्स तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक प्ले था, जिसमें इंसान किस तरह से अपने ही काम काजों में उलझा हुआ, अपने आप में सीमित रहकर जिंदगी को गुजारता है। वो जागरूक नहीं है, जगा हुआ नहीं है, अवेयर्ड नहीं है। वो सोता सोता, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ जिंदगी नौकरी करता हुआ जिंदगी निकाल देता है, लेकिन भीतर से कोई एक चेतना उसे हमेशा जगाने की कोशिश करती है, उठने के लिए बार बार प्रेरित करती है। गलत कुछ देखता है वो तो बार बार मोटिवेट करती है कि इसके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन इंसान उस चेतना के आवाज, भीतर के आवाज को बिना सुने हमेशा सोया सोया ही कंफर्टेबल जोन में जिंदगी निकाल देता है। लेकिन जिसने उसकी आवाज को सुनी, उसको समाज में किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है, पीड़ा से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार की पीड़ा जैसे कभी कोई माँ बच्चे को पैदा करते वक्त अनुभव करती है, क्योंकि कुछ सृजन हो रहा है। और वैसे ही समाज में जागरूक लोगों को अपने यात्रा के दौरान फील करना पड़ता है, उस पीड़ा को, सृजन की उस पीड़ा को महसूस करना पड़ता है। ये उसका पूरा एक स्टोरी थी। वंडरफुल। मतलब जैसे आपने पढ़ाई किया फिलॉसफी, और आपकी जो कैरेक्टर मिली वो भी एक लाइफ की फिलॉसफी के हिसाब से ही मिली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। वंडरफुल। सो जो रिजेक्शन की बातें है, क्या सोच के वो लोग रिजेक्ट करते थे कि आप मतलब आप देख नहीं सकते हैं तो आप रोल प्ले नहीं कर सकते, या भावनाओं को नहीं समझ सकते, क्या वो सोचते थे लोग? यूजुअली समाज ना सिंपैथेटिक एक एटीट्यूड दिखाता जरूर है फिजिकली चैलेंज्ड जितने भी लोग हैं, चाहे वो विजुअली चैलेंज्ड हैं या किसी और टाइप से चैलेंज्ड है,
एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखाते हुए भी हमेशा मन में एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। एक उनके तरफ ये एटीट्यूड होता है कि ये बेचारे शायद नहीं कर सकते या फिर इन्हें करना ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसा होता है। उनको शायद कुरूपता दिखती है। मैं जहाँ तक दर्शन की विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा उस तरीके से सोचती भी हूँ। कहीं ना लोगों को फिजिकली चैलेंज में कुरूपता दिखती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी कुरूप चीज को जो सुंदर नहीं है, जो अच्छी नहीं लग रही है, उसको अपने आसपास रखना नहीं चाहते हैं। तो उससे बचने की कोशिश हमेशा होती है। तो सबसे पहली बात उनको यही आई होगी दिमाग में, जहां तक मेरा अंदाजा है, कि अगर इनको नहीं दिखता है तो ये थिएटर पे मूवमेंट करेंगी या डायलॉग डिलीवरी करेगी तो ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो ऑडियंस के साथ वैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी और वैसा फ्री मूवमेंट है जो स्टेज पे चाहिए होता है वो नहीं कर पाएगी। ये शायद उनके जहन में आया होगा, क्योंकि वो केवल अपने को जानते हैं, मुझे नहीं। मैंने जो बचपन से फैमिली के थ्रू या स्कूल के थ्रू या अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ट्रेनिंग ली है, तो मैंने ये देखा है कि जब हम कोशिश करते हैं तो हम मेहनत करें थोड़ा उसके साथ में, तो हमारा मूवमेंट, हमारा लहजा सब बहुत स्वाभाविक हो सकता है। मतलब अस्वाभाविक तो वो भी है ना, जैसे कोई व्यक्ति जो सर्कस में काम करता हो और वो रस्सी पर चल रहा हो, तो हम लोग तो नहीं चल सकते रस्सी पर, या वो कुछ भी नहीं कर सकते जो वो लोग सर्कस में कर रहे हैं, बट वो प्रैक्टिस से कर सकते हैं। और हम भी ऐसे ही जो चैलेंज लोग हैं, प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज ठीक उसी तरह कर सकते हैं जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि स्टेज में थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसके मूवमेंट वैसे ही हो जाते हैं जैसे नॉर्मल लोगों का होता है, वैसे ही कनेक्ट करती है ये लोगों के साथ में, तो उनकी वो झिझक निकल गई। और उसके बाद मेरे पास कई लीड रोल भी आए, जैसे एक फेमस प्ले आषाढ़ का एक दिन बहुत फेमस प्ले है, और वैसे ही संध्या छाया बहुत फेमस फुल लेंथ प्ले है ये सारे। तो ये सारे प्लेस भी मेरे पास आए। टैगोर के कुछ मुश्किल नाटक जिसको कि काव्य नाटक कहते हैं, कच्छ देवयानी हो या गांधारी रावेदन, इस तरह के प्लेस भी मैंने फिर उसके बाद तो किए और अब तक करती आ रही हूँ। वंस पीपल एक्सेप्ट यू तब तो उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन उस दौड़ में उनके साथ शामिल होने के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ता है। That's it। जी, सही बात है। विनीता जी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों के मानसिकता किस प्रकार की होती है और वो भले सिंपैथी दिखाते हैं लेकिन उनके अंदर एक डिस्टेंस रहता है मेंटली, वो इंक्लूसिवनेस के साथ नहीं रखते हैं। तो जितने भी आपने थिएटर्स किए हैं, भले उसके बाद आपको एक्सेप्ट किया गया है, तो ये सभी बाहर स्टेज शोज रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है जो लोग अभी भी देख सकते हैं? स्टेज शोज रहे हैं, लेकिन आषाढ़ का एक दिन प्ले फेमस हुआ था और उसका शूट तो कई प्लेस किए गए, लेकिन उसे यूट्यूब में रिलीज किया गया है। पिछले साल ही उसको रिलीज किया है हमने, उसको खास उसकी शूटिंग करके उसको रिलीज किया था पिछले साल नवंबर में। तो वो आषाढ़ का एक दिन डायरेक्टेड बाय संदीप लेले, ये अवेलेबल है यूट्यूब में आराम से। तो किस नाम से सर्च कर सकते हैं? आषाढ़ का एक दिन प्ले का नाम है और डायरेक्टेड बाय संदीप लेले। जो संदीप लेले का डायरेक्शन है उसमें मैंने काम किया था। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। जी, तो कुछ डायलॉग्स बोल के सुना सकते हैं आप किसी भी शो का जो आपके बहुत ही दिल के करीब और मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो डायलॉग्स आपको जो आपके पसंद के? मैंने एक कैरेक्टर किया था रविंद्रनाथ टैगोर का, भी मैंने जैसे जिक्र भी किया। उनका प्ले है गांधारी रावेदन। तो उसमें उन्होंने स्थिति दिखाई है कि कैसा गांधारी की पीड़ा है, उसने किस तरह से धृतराष्ट्र को कन्विंस करने की कोशिश की दुर्योधन के खिलाफ, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में उनकी नहीं सुनी गई। तो वो कहीं न कहीं एक स्त्री चेतना से जुड़ा हुआ वो नाटक है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसका एक डायलॉग है, कुछ थोड़ा याद होगा मुझे, शायद मैं कोशिश करती हूँ। तो क्या मैं माता नहीं हूँ, गर्भभार से जर्जर होकर जागृत हृदपिंड के नीचे, क्या मैंने उसका वहन नहीं किया है?
उसके उस अकलंक मुख को देखकर क्या मेरा स्नेह विगलित अंतर उज्जवल दूध के रूप में दोनों स्तनों से नहीं बहा है उफनकर? महाराज, उसी दुर्योधन का आप त्याग करें। थैंक यू। वाह, वंडरफुल। वाकई में ऐसा लगता है कि हम महाभारत का वो सीन देख रहे हैं। वंडरफुल। जैसे कि आप वो कैरेक्टर में यू आर लिविंग इनटू दैट कैरेक्टर। थिएटर मुझे पसंद ही इसलिए है क्योंकि उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए जो मैं नहीं जी पाई या मैं नहीं शायद कर पाऊंगी, उसे करने का बड़ा मौका मिलता है। यही। आप फिलॉसफी का टीचर है, तो मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहती हूँ जानकारी के लिए। कई बार हम देखते हैं जब इस प्रकार की मल्टीपल कैरेक्टर्स करते करते, क्योंकि जब तक आप उस कैरेक्टर को आत्मसात नहीं करते हैं तो आप वो फील नहीं लेके आते हैं आपकी डायलॉग डिलीवरी में, ये सभी चीजों में। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग वो जो कैरेक्टर है अपने रियल लाइफ में भी अपने आप को वो फील करके चलने लगते हैं, जिसे मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहे या फिर इस तरीके से। तो वो कैसे हो जाता है और कैसे हमको मेंटेन करें कि नहीं, दिस इज डन नाउ, ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर हो गया है। राइट। ये सच में ये बहुत चैलेंजिंग होता है, सच बहुत इंटरेस्ट के साथ जब थिएटर कोई कर रहा होता है एक कैरेक्टर में जाने के लिए, उसे लगातार माइंड में वो कैरेक्टर कैसे चलता होगा, कैसे बैठेगा, इस डायलॉग के बोलते वक्त कैसे देखेगा, क्या करेगा, वो सारी चीज लगातार माइंड में चलती रहती है। जब तक हम उस कैरेक्टर में एस्टैब्लिश नहीं हो जाते तब तक चलता रहता है, हैंड मूवमेंट से लेकर। और पर्सनली मैंने ये फील किया है, हर कैरेक्टर की डिमांड अलग है। जैसे गांधारी की आवाज भी अलग होगी, उसका बॉडी लैंग्वेज भी अलग होगा क्योंकि वो महारानी है। और वैसे ही अगर मैं मल्लिका, जो आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का कैरेक्टर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन गांव ग्रामीण प्रदेश की लड़की है, कोई विद्रोही नहीं है, लेकिन उसके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ है, तो उसका लहजा बिल्कुल अलग होगा। इन सब चीजों को, और एक प्ले मैंने संध्या छाया किया था जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। उस टाइम मैं 28-29 इयर्स की ही थी सिर्फ, और मेरे को कैरेक्टर करना था 65 साल की औरत का। पूरे प्ले में एक बुजुर्ग औरत है और एक बुजुर्ग आदमी है, 2-4 दूसरे कैरेक्टर हैं, लेकिन लीड रोल में ये दोनों हैं। इनका अकेलापन क्या है, उन्हीं के बीच में सारा डायलॉग चल रहा है। तो 65 साल की किसी भी स्त्री को अपने अंदर लेके आना उस उम्र में, वो ऐसा रहा कृष्णा दीदी मेरे लिए। उसमें मैं 2 महीने उसकी रिहर्सल चली, और 2 महीने रिहर्सल में मेरी बॉडी काफी वीक हो गई, मतलब फिजिकली बीमार हो गई मैं थोड़ा सा उसके जस्ट बाद, और उसमें से निकलने के लिए मुझे थोड़ा एफर्ट लगा। लेकिन वो होता, माइंड क्योंकि वैसा ही काम करने लगता है, क्योंकि वो उसका जो एंड है उस प्ले का, एक्चुअल एंड बड़ा ट्रेजिक है, बट हमने उस ट्रेजिक एंड को रखा नहीं क्योंकि वो बहुत गलत संदेश जाता है सोसाइटी में। इसीलिए उसके एंड, ट्रेजिक एंड को थोड़ा सा चेंज किया हमारे डायरेक्टर, सॉफ्ट किया हमारे डायरेक्टर अशोक राही जी ने। पीपल्स मीडिया थिएटर में वो डायरेक्टर है वो उसके, तो उन्होंने उसको थोड़ा माइल्ड कर दिया था। बट हमें तो पता है ना एक्चुअल में इसका एंड क्या है, इसको माइल्ड किया गया है। लेकिन हाँ, सीखते सीखते हम ये सीखते हैं कि एक्टिंग की कई थ्योरीज में से एक स्टैनिस्लावस्की की थ्योरी हो सकती है, दूसरी ब्रेथ की थ्योरी हो सकती है। इसमें डिफरेंस क्या है? स्टैनिस्लावस्की हमेशा कहते हैं कि आप उस कैरेक्टर को बन जाओ, वो कैरेक्टर अपने अंदर ढाल लो, जबकि ब्रेथ ये कहते हैं कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। जैसे स्पिरिचुअलिटी में ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ उसे हर स्थिति में याद रखना है कि मैं कौन हूँ, तो ब्रेथ भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि आप कौन हो ये याद रखो, कि आप कैरेक्टर कर रहे हो, ये बैक ऑफ द माइंड रखो बात को, कि आपको इस कैरेक्टर को बेस्ट तरीके से करना है, नो डाउट, लेकिन आप एक्चुअली कौन हो इस बात को याद रखो। तो मुझे ब्रेथ का ही फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगा। तो स्टैनिस्लावस्की के फॉर्मूले से मैं बीमार हो गई थी ना, इसलिए तो मतलब इतना इम्पैक्ट हो जाता है, आप वो कैरेक्टर करते करते आप वो बन भी जाते हैं। हाँ, लगातार वैसा उठना बैठना, वैसा हाथ का बिहेवियर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे समझ से ये
अब नहीं, अब इतना नहीं होता। अब जितने टाइम रिहर्सल में है उतने टाइम, उससे थोड़ा पहले, उससे थोड़ा बाद में, उससे बाहर आ जाते हैं आराम से। अब दिक्कत नहीं होती। हाँ, वंडरफुल, आपने बहुत बड़ा राज समझा दिया आज हमको। बहुत जरूरी है। जी विनीता जी, आप थिएटर के बारे में अपनी एक्सपीरियंसेस तो बता रहे हैं और हम साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे दिव्यांग साथी कोई अगर इस फील्ड में आते हैं तो उनको भी क्यों और कैसे वो अलाउ करना चाहिए। बट हम आपकी दिव्यांगता के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि बचपन से है, तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो आपकी दृष्टि चली गई? बाय बर्थ मेरी ऑप्टिक नर्व्स डेवलप नहीं थी। ये बात पता बहुत लेट चला, क्योंकि उस समय जैसे कि मैंने बताया था कि उस समय थोड़ा विजन था, तो मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही एक्टिविटीज कर लेती थी। हालांकि थोड़ा सा स्लाइटली एक डिफरेंस मेरे देखने में पेरेंट्स को लगता था, लेकिन उनको ये लगता था कि ये मैं पता नहीं क्या कंसंट्रेट करने के लिए करती हूँ या क्या करती हूँ। वो हमेशा मुझे टोका करते थे कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, सीधे देखो, सीधे करो। लेकिन जब भी कुछ ऐसा कंसंट्रेट करने की बात आती थी ना, जैसे कैमरे की तरफ देखना है या किसी चीज को उठाना है, तो मैं एक अलग बिहेवियर किया करती थी। बट ये पता नहीं होता है, स्क्रीन टाइप होता है, तो वो दोनों की जो आईबॉल्स है वो एक जगह पे आ जाते हैं, क्लोज्ड। हाँ, स्क्विंटिंग टाइप। जैसे मेरी आईबॉल्स एक जगह पे नहीं आती थी। मेरी एक लेफ्ट आंख की आईबॉल लेफ्ट की तरफ और राइट की एक्सट्रीम राइट की तरफ चली जाती थी। जैसे मैं एक आंख से देखने की कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज को। ऐसा हो जाता था, क्योंकि लेफ्ट में विजन और भी कम है ना, शायद इसलिए। तो वो रहा, बट उन्होंने इतना उसको ध्यान नहीं दिया उस समय। लेकिन बाद में नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी सब तो चल गया। बट धीरे धीरे जब बोर्ड पे पढ़ाने की बात आई, जब मैं आगे प्रेप क्लास में आई, तब मेरी टीचर ने कहा कि कुछ है प्रॉब्लम, आप इनको जरा टेस्ट कराओ। तब जब डॉक्टर के पास गए, तब उन्होंने बताया कि है, ऑप्टिक नर्व्स डेवलप नहीं है। तब से उस बात को सीरियसली लिया गया। और ठीक है, तब जब तक मम्मी पढ़ाती है तब तक अपने को तो कोई टेंशन होती नहीं, राइटिंग कैसी है, क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो इतना खास कोई ध्यान देता नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी क्लासेस में आने लगते हैं, बुक भी रीड करने की, रीडिंग का एग्जाम भी होता है, तो उन सब में फिर मुझे दिक्कत आने लगी कि मुझे रीड करके, जो एग्जाम रीडिंग का होता है, बुक पढ़ने का एक हम लोगों के टाइम पे एग्जाम होता था कि पढ़ के सुनाओ, तो वो मैं नहीं कर पाती थी। ग्रेजुअली 6th क्लास तक तो ऐसा कुछ चलता रहा। मार्क्स, स्कोर कम हो गया मेरा, रिपोर्ट कार्ड्स खराब होने लगी। बट एट दैट टाइम ना, एक क्या हुआ, मेरे डैडी एक गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब किया करते थे। तो उनके ऑफिस में बहुत बारीक प्रिंट्स को देखने के लिए, उसका डिफेक्ट पकड़ने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट होता था सारा सामान, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस यूज होता था। तो वो घर पे किसी वजह से लाके रखा हुआ था। तो एक ऐसे ही खेलने के लिए उसको उठा के ऐसे कर रहे थे, खेल रही थी मैं उससे, कुछ चींटियां वगैरह देख रही थी। उससे मैंने किताब देखी और उससे मुझे कुछ बड़ा बड़ा दिखने लगा। मैं पढ़ पा रही थी उसको, और उस दिन के बाद से मैं उसी से पढ़ने लगी धीरे धीरे। तो फिर ग्रेजुअली जितना, बहुत कुदरत ने हमेशा साथ दिया है मेरा। अब प्रकृति जिस भी रूप में है, वो शक्ति जिस भी रूप में है, मैं मानती हूँ है, और मेरा साथ दिया है हमेशा। तो उससे मैं पढ़ने लगी, क्योंकि बड़ी नहीं, तो मुझे लगता है बड़ी अवेयरनेस जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज, उनके लिए पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना कि लड़की को आंख में कुछ प्रॉब्लम है। यूजुअली क्या होता है, वो बताना ही नहीं चाहते सोसाइटी को, क्योंकि उनको ये लगता है कि सोशल स्टिग्मा है हमेशा। चाहे पढ़ी लिखी भी फैमिली हो, तो बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है। तो उनको ये लगता था कि कभी तो ये ठीक हो जाएगा, कोई इलाज तो होगा, तो उतना उन्होंने सबको बता भी नहीं रखा था। तो उस चक्कर में मैं तो नॉर्मल स्कूल में ही जाती थी। तो मुझे लगता है अगर वो ग्लासेस मेरे पास नहीं होते तो मैं आगे पढ़ना मेरा बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता। 10th और 12th के एग्जाम तक भी, और अब भी मैं बहुत बार उसी से ही पढ़ती हूँ ऐसी कोई चीजें। लेकिन उसके साथ में मुझे स्पेशल लाइट की जरूरत पड़ती है, मैं हर जगह उससे पढ़ भी नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी
वहां से उस तरह से मेरा स्ट्रगल उन स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लासेस के सहारे ही आगे चला लाइफ का। जी, यहाँ पे आप जैसे सोशल स्टिग्मा के बारे में बातचीत कर रहे थे, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे हम दक्षिण भारत में देखते हैं, आप वैसे दक्षिण भारत से है, भले आप अभी जयपुर में हैं, तो बहुत सारी ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं या फिर ब्लाइंड फेथ का है, जो भी दृष्टिबाधित होते हैं उनको अपशकुन मानते हैं। तो इस प्रकार का भी व्यवहार कुछ रहा आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स घर में? फैमिली में स्टिग्मा मतलब उस तरह से कोई अंधविश्वास तो, क्योंकि नायर कम्युनिटी केरल में भी एक अलग तरीके की कम्युनिटी है, तो मैट्रियार्कल रही है, तो उस तरह से तो नहीं। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती थी। मतलब क्या होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो खेल में ही ज्यादा ध्यान रहता है, तो कौन अच्छा हमारे साथ खेल पा रहा है, बच्चे हमेशा उसको ही अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, क्लास में अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उसके साथ भी दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उस समय बहुत अच्छा नहीं खेल पाती थी, खेलती थी लेकिन जिसको कहते हैं खिलाड़ी होना, वैसा नहीं कर पाती थी। और नेचुरली मेरी परफॉर्मेंस क्लास में मेरी लिमिटेशंस की वजह से पुअर थी, एक टाइम तक ज्यादा पुअर थी, तो उस वजह से मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते थे। और ऐसा भी बहुत स्टूडेंट्स का, गर्ल्स का जो मेरे साथ पढ़ती थी, उनका ये भी मानना था कि ये शायद, इसको दिखता तो सब है, ये नाटक करती है। ये एक बड़ी कॉमन बात थी। नहीं दिखता ना, जिसको कभी जब मर्जी पड़ती है तो बोलती है कि नहीं दिखता, और नहीं ना तो हमारे साथ रह लेती है। इसको ये कैसे दिखता है, इसको खाना कैसे दिखता है, ये एक बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों के माइंड में उस समय चलता था। तो इस वजह से मेरे फ्रेंड्स ना के बराबर थे। तो मैंने 7th क्लास में मेरे 2-3 फ्रेंड्स बने थे, जो फिर लेकिन उन्होंने 8th में स्कूल चेंज कर लिया, फिर मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं बचे। 10th क्लास में मेरे 1-2 गर्ल्स इसलिए फ्रेंड बनी क्योंकि मैं स्टोरीज लिखती थी और वो स्टोरीज सुनाती थी, और मतलब उनको नहीं बताती थी कि कोई मेरी लिखी हुई स्टोरी, नहीं तो वो सुनेंगे क्यों जी। मैं और ही बताती थी, कुछ और ही बता देती थी, कुछ कि किसी की बात कही हुई है या ऐसा हुआ था कभी, इस तरह से कह के बताती थी। वो सुनने के लिए वो मेरे साथ रहते थे। इस तरह से मैंने फ्रेंड्स बनाए। इवन में भी मुझे ये महसूस हुआ कि नॉर्मल लोगों के साथ आपको अगर रहना है तो आप अपने आपको एबल्ड किसी न किसी तरीके से, आंखों से तो आप एबल नहीं हो, लेकिन आपको वो अपने साथ क्यों रखे, उसका रीजन होना चाहिए क्यों। तो या आप उनका कुछ तरह से एंटरटेन आप उनको कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो। तो मैं तो क्या करती थी, मैं मिमिक्री करती थी। मैं उनको, जब मैं बीए में आ गई तो मैं उनको कुछ मुश्किल सब्जेक्ट समझा देती थी, या मैं कुछ ऐसी चीजें करती थी जिस वजह से कि वो मुझे अपने साथ रखें। और मुझे याद है, मैं अपनी ही फिजिकल लिमिटेशंस का खुद ही मजाक बना लेती थी, तो उनको भी ऐसा लगता था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे साथ कोई मजाक करने में भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मेरे फ्रेंड्स बने। अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, मैंने देखा है। तो मिमिक्री में क्या सुनाते थे आप फ्रेंड्स को? कुछ भी, जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे उनकी मिमिक्री करके दिखाना, क्लासमेट्स की मिमिक्री करना, वो कुछ उसके बारे, किसी के बारे में जैसे हम बताते हैं तो उसकी तरह से बोल के बताने की कोशिश करना, उसकी आवाज जैसे कॉपी करना। तो आपको कुछ याद है बचपन के आपके टीचर्स की कुछ कमेंट्स या फिर स्टाइल? अरे मुझे, मेरी एक फेवरेट टीचर है प्रोफेसर सरला कल्ला मैम। बहुत ही उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया, और उन्होंने ही मुझे फाइनली सपोर्ट किया कि मैं पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स में मैं एडमिशन लूं। वो बहुत सॉफ्ट है, तो उनको मैं कभी कभी आज भी याद करती हूँ, तो वो मेरे जहन में रहती हैं। तो उनको थोड़ा सा मैं कॉपी तो गलत वर्ड है, लेकिन एडमायर करती हूँ मैं उनको। लेकिन हाँ, मैं उनके स्टाइल को बता सकती हूँ कि वो कैसे बोलती थी। जी जी, जरूर जरूर सुनाइए। पढ़े लिखे लोगों का एक तरीका होना चाहिए, उठने बैठने का एक तरीका होना चाहिए। अब आप किसी भी तरीके से उठेंगे बैठेंगे,
तो उसी तरीके से आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आपके एजुकेशन, आपके उठने बैठने से, आपके चलने फिरने से झलकनी चाहिए। अगर वो आपके व्यवहार से नहीं झलका तो आप किसी भी प्रकार से सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी इंसान नहीं है, ऐसा वो कहा करती थी। अमेजिंग अमेजिंग। ऐसा लग रहा है हम सुन रहे होपफुली सरला मैम अगर ये सुन भी लें तो मुझे माफ कर देंगी इसके लिए। जरूर। नहीं, वो आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे। वेरी नाइस। तो आप जैसे कहानियां भी लिखते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, इतना सारा टैलेंट है, फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ दीदी, ऐसा है। इवन हम प्रोफेशनल लेवल पर जब काम करने भी आते हैं तो अधिकतर फिजिकली चैलेंज लोगों को इसी तरह से देखा जाता है कि वो उनके पास तो कोटा था, रिजर्वेशन था, इसीलिए वो आ गए। काबिलियत नहीं है लेकिन रिजर्वेशन की वजह से आ गए, और अगर वो आ गए हैं तो उन्हें चुपचाप नौकरी करनी चाहिए। बाकी अगर उनके साथ कुछ भी अगर होता है, किसी भी तरह का व्यवहार होता है, तो लोगों को ये लगता है, आसपास हम जो कलीग्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो ये एक्चुअली रिजर्वेशन ना, मुझे लगता है इसलिए नहीं है कि हम लोग कहीं कमजोर पड़ते हैं, बल्कि इसलिए है कि हम लोग जब भी कहीं इंटरव्यू में बैठते हैं या एग्जाम देते हैं, नौकरी के लिए सामने आते हैं, तो केवल डिसेबिलिटी की वजह से हम लोगों को रिजेक्ट ना किया जाए, कंसिडर किया जाए। और अदरवाइज क्या होता है, सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये कैसे पढ़ेगा, ये कैसे पढ़ाएगा, ये कैसे करेगा, ये उनका क्वेश्चन होता है कि कैसे तुम करोगे। तो ये तो बाद की बात है कि हम कैसे करते हैं चीजों को, वो एक क्षण में 5 मिनट में आपको बताया नहीं, किसी को भी बताया नहीं जा सकता। तो सिर्फ इसलिए कि डिसेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस वजह से मुझे लगता है रिजर्वेशन है, कमजोरी की वजह से नहीं है। तो ये बात समझने की बहुत जरूरत है समाज को कि ओके, आपसे एक दूसरा व्यक्ति आपसे अलग हो सकता है। और हम, अच्छा मैं एक बात और सोचती हूँ, अगर जानवरों में कोई भी डिसेबल जानवर पैदा हो जंगल में या कहीं पर भी, तो प्राकृतिक नियम है कि वो जिंदा सरवाइव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, क्योंकि उसे दूसरे जानवर जीने नहीं देंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लेकिन मनुष्य जानवर तो नहीं है ना, मनुष्य तो उससे आगे निकल आया है, और मनुष्य ने सोचा है कि हम कमजोर से कमजोर प्राणी को भी किस तरह संरक्षण दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस दुनिया में एबल्ड है या नॉर्मल है, तो उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ लोग जो कि एबल नहीं है, उन्हें एक जगह देनी चाहिए, अपने मूवमेंट के लिए स्पेस देनी चाहिए। अपनी जगह छोड़ने के लिए नहीं कह रहे कोई भी उनको, ना ही स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए कह रहे हैं, नहीं, लेकिन उनके मूवमेंट के लिए उनको अपना स्पेस दो और उनके काम को कंसीडर करो। मतलब ये होता क्या है कि जैसे कुछ कई बार मुझसे भी पूछ लिया जाता है, बड़े सवाल अटपटे होते हैं कि अरे आप नहीं देख पाती, आप साड़ी कैसे पहन लेती हैं, आप यहाँ सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गई आप। तो वो नहीं समझते कि ये इतनी कॉमन एक्टिविटीज, ये सब बातें हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें, और हर किसी को ये सब चीजें एक्सप्लेन, ये जो डेली रूटीन की बातें हैं, चाहे वो आप बाल बनाते हैं या ड्रेसअप होते हो, दृष्टिवान साथी भी आंखें बंद करके भी आराम से कर सकता है, क्योंकि वो इतने सालों से कर रहा है, तो वो बायोलॉजिकली बॉडी को आदत हो चुकी होती है कि किस चीज को कैसे क्या करना है। तो आप आंख बंद करके भी करो ना, तो भी आप कर लेंगे उसी तरीके से जैसे आप हर दिन करते हैं। एग्जैक्टली। तो वही बात है ना कि हर जगह एक्सप्लेनेशंस देना या बताना संभव नहीं है, और सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके जीना या अपनी डिग्निटी से समझौता करना भी संभव नहीं है कि किसी तरह की डिसेबिलिटी है। तो जब कोई डिसेबल पर्सन अपने राइट्स के लिए बात करता है ना कभी कहीं पर भी, तो ऐसा लगता है कि इसे और क्या चाहिए, नौकरी तो मिल गई, और क्या चाहिए इसको अब। जैसे मैंने अभी LLB में एडमिशन लिया,
और वो मैं पढ़ना चाहती थी हमेशा से, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं कर पाई। तो अभी वो लोग बोलते हैं अरे नौकरी मिल गई, आराम से हो, अभी एलएलबी क्यों करना है तुमको, फालतू ही लोड ले रहे हो, आंखों में वैसे ही प्रॉब्लम है। अभी ये सब उन लोगों का कंसर्न नहीं होना चाहिए ना, अभी तो पर्सनल बात है किसी के भी लाइफ की, कि वो लाइफ में क्या ही करना चाहते हैं। तो ये इस तरह की चीजों को थोड़ा मुझे लगता है समझने की जरूरत है। तो विनीता जी, आप वर्तमान समय क्या कर रहे हैं? फिलहाल मैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ, और उसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, थिएटर जब जब मौका मिलता है तब तब करती हूँ, और लॉ ज्वाइन किया है, एलएलबी मैंने इस साल। इसके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उसके माध्यम से जितना मुझसे काम हो पाता है विजुअली चैलेंज साथियों के लिए करने की कोशिश करती हूँ। ये है। वेरी नाइस। तो जहाँ पे आप पढ़ाते हैं स्टाफ और टीचर्स को तो चलो ठीक है, इतने समय से आप पढ़ा रहे तो एक आदत हो जाती है कि आप क्या है, कैसे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स तो हर बार बदलते रहते हैं और युवा जोश तो अलग ही रहता है। बिल्कुल तो वो बच्चों से कैसे हैंडल करते हैं आप? वो फिर ताने मारना, बहुत सारी बातें हो जाती है बच्चों की क्लास में। अरे बच्चों का क्या होता है, बच्चों के साथ सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब उनके लिए ये सब चीजें हार्डली मैटर्स। उनको कोई पढ़ा रहा है और वो उनको अगर पढ़ाना ठीक लग रहा है तो वो सारी चीजों को ज्यादा सेंसिटिवली समझते हैं, ऐसा मैंने फील किया है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। और मैं बताऊं आपको, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सब्जेक्ट के नहीं होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से मुझसे कनेक्टेड है, किसी न किसी तरीके से मुझसे कनेक्टेड है। तो मैंने देखा स्टूडेंट्स के साथ में नहीं है प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं है, बट प्रॉब्लम हमेशा स्टाफ तो नहीं कहूंगी, ऐसे सबके लिए नहीं कह सकती, कुछ लोगों के मस्तिष्क में होती है। सब अच्छे ही होते हैं दुनिया में, मैं मानती हूँ मेजॉरिटी ऑफ लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभार कहीं इधर उधर से कोई नेगेटिव माइंड आपसे टकरा जाता है और फिर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपको किस तरह से दोबारा चीजों को रिवाइव करना है। ये है। सही बात कहा आपने कि जब तक हम उस बात को समझते नहीं है, जानते नहीं है, तो हम अपने अंदर के बदलाव नहीं लेके आ सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ नहीं टकराव बच्चों के साथ फिर आपका? नहीं, बच्चों के साथ में इनिशियली 2-3 क्लासेस के बाद में उनको ये रहता है कि एक्चुअली मैडम को प्रॉब्लम क्या है। ये उनके एक स्वाभाविक मन में उठने वाला क्वेश्चन है। उसको अगर शांत कर दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए कि ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह से नहीं कर सकती और ऐसा करूंगी, तो वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो कभी भी उस बारे में कोई चर्चा नहीं करते, बल्कि मैंने देखा है हमेशा सपोर्ट करने की ही कोशिश करते हैं, सपोर्ट ही करते हैं वो बच्चे। अभी तक तो यही सामने आया है, अदरवाइज कोई चैलेंज पढ़ाने में मेरे सामने उस तरह से नहीं आया है आज तक। जी, बहुत अच्छी बात है। जब भी फ्रेश बैच आता है तो आप अपनी इंट्रोडक्शन में ये सब बातें बता देते हैं बच्चों को? हाँ, मैं शुरू में ही चीजें उनको बता देती हूँ ताकि फिर वो किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहे, ताकि ऐसा कोई मौका ही ना आए उनके मन में। तो इसीलिए मैं शुरू में ही सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ उनको। बस फिर उनका वो एक स्वाभाविक रिएक्शन ही होता है जैसा सबका, कि मैडम आपको देखने से तो नहीं लगता, फिर मैम आपने कैसे पढ़ाई की, ये बस उनके मन में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछ लेते हैं और उनको बस वो शांत हो जाते हैं, ऐसा है। बच्चों की क्यूरियोसिटी को भी आप पूरा कर देते हैं और इस बहाने वो लोग दिव्यांग साथियों के बारे में भी सीखते हैं, समझते हैं, कोऑपरेट करना सीख जाते हैं। जैसे इसमें एक और पहलू है, ये दिव्यांगता तो है लेकिन महिलाएं हमेशा महिलाओं का एडवांटेज लेने के लिए कोशिश करते हैं। जी। फिर कई बातें होती है जो महिलाओं के साथ, मतलब दृष्टिवान होते हुए भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है पढ़ाई करने के लिए। जैसे आपने कहा कि अब और क्या चाहिए आपको, एलएलबी क्यों कर रहे हैं, तो दृष्टिवान है तो भी महिलाओं के लिए कई जगह पे ऐसे ट्रीट होता है कि अभी लड़की है तो पढ़ाई करके क्या करेगी, वैसे भी पराये घर है, पराये धन है, मतलब घर वाले भी पराया ही जैसे ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ऐसी भी चैलेंजेस आपको कभी आए?
हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी में। तो खास करके एक खास एज के बाद शादी का हो जाना बहुत जरूरी माना जाता है, लड़कों के भी और लड़कियों के भी, और खासकर लड़कियों के। तो ऐसा माना जाता है कि शादी तो होना बहुत जरूरी है, अकेले तो जी ही नहीं सकती कोई औरत। तो और ये जब मैं भी जब उस उम्र में आई तो ये बात हुई, लेकिन साथ साथ में बात ये भी थी कि ओहो शादी होगी कैसे, चलो जैसे भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, आपको अपने घर पे रख लेना, थोड़ा ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, शादी हो जानी चाहिए। ये सब बातें बहुत आई, बहुत। और चाहे मेरे पेरेंट्स नहीं भी चाहते थे, लेकिन बहुत सोशल प्रेशर इतना होता है कि वो भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं। बट हाँ, उस दौर में इस बात को कहना कि नहीं मैं नहीं करूंगी शादी और मैं इस तरह से अपने करियर को परस्यू कर रही हूँ, क्योंकि उस समय ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं ये काम, मुझे ये जॉब मिल ही जाएगी या मेरा फ्यूचर ऐसा होने ही वाला है। ये तो कभी भी कोई भी नहीं कह सकता। वो एक टाइम चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आपका एमफिल चल रहा है, आप पीएचडी कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस में नौकरी करने, गेस्ट लेक्चर्स ले रहे हो, उस तरह का टाइम है। कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उस टाइम नहीं थी। उस टाइम पे ये बात कहना कि नहीं करनी मुझे शादी इस तरह के किसी पर्सन से, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो तुम्हें क्या चाहिए फिर इंसान, तुम्हें क्या चाहिए फिर, तो क्यों नहीं, तुम में जब कोई कमी है तो ठीक है ना, क्या हुआ अगर ऐसा है तो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती। जवाब नहीं होता बहुत बार, क्योंकि मैंने अपने आप से कुछ, मुझे नहीं पता था मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ चाहती तो थी, मैं कुछ करना चाहती थी। और मैंने ये सोच लिया था, सच बता रही हूँ, मैंने ये सोच लिया था कि अच्छा मुझे जॉब अगर बाय द वे नहीं मिलती है, क्योंकि मैं इमेजिनेशन बहुत करती थी, तो मैं ये सोचती थी पीएचडी कर लिया और ये भी कर लिया, मुझे प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है और फिलॉसफी में यूं भी वैकेंसीज कम है, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूंगी, फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगी। तो मैं अपने मन में ही ये बात सोच लेती थी, इमेजिन करती थी कि मैं कुछ भी करूंगी, मैं घर पे जाके लोगों के घरों में काम करूंगी, लेकिन करूंगी। और मैं ये सोचती थी मैं घर पे काम कर रही हूँ, किसी के घर में कुछ काम कर रही हूँ, और अचानक से किसी दिन कोई बात आती है, मेरा इमेजिनेशन है ये मेरी उस समय की, तो तब मैं कुछ बातचीत में कुछ ऐसा बोलती हूँ कि उनको लगता है अरे तुमको ये कैसे पता, तो तब मैं बता रही हूँ कि हाँ क्योंकि मैंने फिलॉसफी में पीएचडी कर रखा है इसलिए पता है। तो ये सब चीजें मैं इमेजिन करके चलती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि वैकेंसीज आई, हालांकि मुझे उसके लिए भी अलग से कोर्ट में लड़नी पड़ी। मेरी नौकरी उस समय 3% रिजर्वेशन फिजिकली चैलेंज्ड के लिए था, जब यूनिवर्सिटी में जॉब अनाउंस हुई थी, वैकेंसीज आई थी, लेकिन वो मुझे सीट नहीं दी गई। ये कहा गया कि आपके डिपार्टमेंट में सीट नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे एक लंबी कानूनी लड़ाई 2013 से लेकर 15 में मैंने ज्वाइन किया था, 13 में वैकेंसीज आई थी, तो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा और कोर्ट में भी जाना। और उस समय वकीलों की हड़ताल हुई थी, तो मैंने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट भी किया था। लॉयर बनने का जो अंदर शौक था वो एक दो बार कोर्ट में मैंने आर्ग्यूमेंट करके थोड़ा सा बाहर भी निकाला है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो भी बहुत अच्छे थे, जजेस भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मुझे परमिशन दी बोलने की कोर्ट में। मतलब आप अपना केस खुद लड़े थे? नहीं, वकील तो थे, लेकिन उस समय क्या हड़ताल हो गई थी और कोर्ट की डेट आ गई थी। ओके। तो वकील तो हड़ताल की वजह से कोर्ट में नहीं जा रहे, तो मेरे लॉयर ने कहा कि आप चले जाना, आप वहाँ बैठ जाना और वो बता देना कि भाई वकील नहीं आए तो नेक्स्ट डेट दे दे। तो मैं चली गई, मैं कोर्ट में बैठ गई और कुछ थोड़ा प्रिपेयर करके गई थी। मैं एक्चुअली पढ़ के गई थी अपने खुद के केस के बारे में। मैंने जिनका नाम बताया डॉक्टर यूएस नागर, वो मेरे स्ट्रगल में मेरे साथ भी रहे, तो उन्होंने भी थोड़ा सा मुझे गाइड किया कि तुम हो सकता है तुम्हें कोई मौका मिल जाए तो तुम अपनी बात कह पाओ, तो तुम पढ़ के इस तरह से जाना। तो मैं पढ़ के गई थी और जज साहब ने मौका दिया, मोहम्मद रफीक साहब थे, और उन्होंने मौका दिया बोलने का, और मैंने जैसा मुझे आता था उस तरह से मैंने उसको प्रेजेंट किया और वो कन्विंस हुए उस बात से। और उन्होंने कहा कि ओके, वो 5-6 बार ऐसे डेट्स आ चुकी थी और यूनिवर्सिटी रिप्लाई लेकर नहीं आ रही थी, और उस दिन उन्होंने एक्चुअली फैसला ही दे दिया। उन्होंने कहा कि ओके, उन्होंने रिजर्व कर लिया है फैसला। और उसके बाद में 13 अगस्त 2014 को सिंगल बेंच का फैसला भी आया मेरे फेवर में।
हालांकि वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और बीच में डबल बेंच भी आया, और उस समय भी मुझे जो चीफ जस्टिस थे अंबुआनी सर, उन्होंने भी मुझे बोलने का मौका दिया कोर्ट में। इवन रस्तोगी जी जो बीच में आए थे जज, उन्होंने भी मुझे मौका दिया। मैं खड़ी रहती थी कोर्ट में, हर हियरिंग में पहुंच जाती थी वहां पर, और वहां खड़ी रहती थी और मैं कोशिश करती थी कि मुझे कुछ बोलने दिया जाए। तो ऐसा हुआ कई बार मेरे साथ में, मैंने बोला भी, और पॉइंट्स मेरे वकील तो साथ में बाद में, उसके बाद में हमेशा ही रहे और वो भी रहते थे, उनके साथ में मुझे भी थोड़ा सा बोलने का कोर्ट में मौका दिया गया। यही हुआ। वंडरफुल जर्नी। और जैसे कहते हैं ना, स्त्री एक शक्ति है, और जब भी शक्ति चाहिए किसी भी प्रकार की, तो हर कोई शक्ति के पास ही जाते हैं। चाहे आप विद्या चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, अस्त्र शस्त्रों की शक्ति चाहिए, सो उस तरीके से आप अपने अंदर सारी क्वालिटीज को भरा है। खुद से खुद के लिए लड़ना हो या फिर मनोरंजन करना हो, सो अष्ट शक्ति की दुर्गा बन गए हैं आप अभी। नहीं, मैं सिर्फ सच बताऊं तो जीने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो दुनिया है, उस दुनिया में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ, और उसके लिए प्रैक्टिकली जो जरूरी है वो बस करने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, कभी कभी मुझे मन में आता है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, ये सब कुछ छोड़ के मैं एक अलग यात्रा पे भी तो निकल सकती हूँ, क्योंकि मनुष्य केवल शरीर ही तो नहीं है। ये भी मेरे मन में कई बार बातें आती हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक आप एक एस्पेक्ट पर अपने आप को प्रूव नहीं कर देते, कुछ हद तक, हमेशा पूरी तरह से तो कोई भी प्रूव शायद ना कर पाए, लेकिन एक हद तक जब तक आप प्रूव नहीं कर देते अपने एग्जिस्टेंस को फिजिकली भी, तब तक वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहीं मीनिंगफुल नहीं होती। मुझे ऐसा, मीनिंगफुल का मतलब कि उस जर्नी में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे खुद को फील नहीं होना चाहिए कि मैं वहां कुछ नहीं कर पाई इसीलिए मैं दूसरी तरफ मुड़ गई। मैं वहां भी कर पाई और कर सकती थी, लेकिन मेरी चॉइस दूसरी तरफ है, इसलिए मैं दूसरी तरफ मुड़ जाऊं, ये मुझे लगता है ज्यादा सार्थक होगा। तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ये कोशिश अपने प्रति, सिर्फ मेरे लिए ये कोशिश है कि मैं कुछ हद तक एक कण के रूप में कुछ अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को देख पाऊं, मतलब कहीं एक जगह बना पाऊं, बस इतना है। बहुत सुंदर बात है। तो विनीता जी, आपसे बात करते करते वक्त बीत गया है और हम कार्यक्रम के अंत में आए हैं, और लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कर सकते हैं। जाते जाते अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, कोई आपसे फिजिकली अलग है चाहे नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग तो होता ही है। जब भी हम सोसाइटी में या घर में कभी भी दो व्यक्ति साथ रहते हैं, हमें दूसरे को स्पेस देना पड़ता है और खुद का स्पेस लेना भी पड़ता है अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो वैसे ही फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को भी अपना स्पेस दें, अपनी अभिव्यक्ति का समय दें, अपने तरीके से काम करने के लिए एनकरेज करें, मोटिवेट करें, ताकि वो अपने स्पेस में बेहतर और बेहतर करके दिखाएं। बस मैं यही चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ स्पेशली महिलाओं के लिए, जो महिला है और किसी भी शारीरिक समस्या से गुजर रही है, उन्हें ना, जब तक वो खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तब तक समाज उन्हें डिग्निफाइड लाइफ जीने नहीं देगा। ये मैं खुद फील करती हूँ कि हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, हर तरह का हरेसमेंट फेस करना पड़ता है। उससे बचना तभी संभव है जब हम कुछ अपने भीतर स्ट्रेंथ डेवलप करें, अपनी कुछ चीजों को तय करके चलें, कुछ बातों को तय करके चलें अपने भीतर ही। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि ताकत तो हमें ही अपने अंदर जोड़नी पड़ेगी, और वो ताकत अपने काम के माध्यम से दिखाना भी पड़ेगा। ये एक्सपेक्ट करना कि कोई दूसरा या समाज हमेशा हमारे लिए लाठी बनकर खड़ा होगा तो नहीं होगा, हमें खुद की लाठी खुद ही बननी पड़ेगी। धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच विनीता जी। आप इस मन की आंखों से कार्यक्रम से हमारी श्रोताओं को बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो
सोचने में मजबूर करती हैं और कभी भी उस दिशा में सोचे नहीं होंगे। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपकी बातें सभी को प्रेरणा दें और जैसे आपने कहा कि एक कुरूप नहीं है दिव्यांगता, उसके अंदर भी सुंदरता है, उसको हम देखने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू। दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे विनीता नायर जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिलॉसफी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, जयपुर से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।